जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रतिरूप है। यदि विश्व की जनसंख्या के परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाए, अलग अलग स्थान विशेष के आंकड़ों का यदि अध्ययन किया जाए, देखो जनसंख्या परिवर्तन किसको दर्शाएगा? जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में होने वाला जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। स्थानिक, देखो स्थान प्लस एक प्रारूप का मतलब होता है संरचना। यदि उस स्थान विशेष के, विश्व के अलग अलग जो देश है, अलग अलग जो क्षेत्र है, अलग अलग जो स्थान है, यदि हम उनकी जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित आंकड़ों का यदि अवलोकन करते हैं, यदि उनको समझा जाए, उनको देखा जाए, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो क्या पाई जाती है? अलग अलग पाई जाती है। ये परिवर्तन की जो दर पाई जाती है, कहीं पर ये धनात्मक परिवर्तन पाया जाता है, तो कहीं पर कैसा परिवर्तन पाया जाता है? ऋणात्मक परिवर्तन पाया जाता है। यदि हम बात करें विश्व के विभिन्न देशों में जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या पाई जाती है? भिन्न भिन्न पाई जाती है। भिन्न भिन्न देशों में, अलग अलग देशों में ये अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। जैसे हम विकसित और विकासशील राष्ट्रों की तुलना करें तो विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि दर क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है, जबकि विकासशील जो देश है वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, इन देशों में जनसंख्या वृद्धि दर क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। ये विकासशील देश है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से व्यवसाय के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? कृषि पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ शिक्षित होना, शिक्षा का प्रतिशत है वो क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। जबकि विकसित जो देश है, यदि हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूरोप महाद्वीप के देशों की यदि हम बात करें तो वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। और जनसंख्या वृद्धि दर आर्थिक विकास को क्या करती है? प्रभावित करती है। यही कारण है कि विकसित देशों का आर्थिक विकास अधिक होता है, जबकि जनसंख्या अधिक होने के कारण विकासशील देशों का जो आर्थिक विकास है वो क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। उसके बाद में यदि हम विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित आंकड़ों की बात करें तो संपूर्ण, यदि हम विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी पाई जाती है? 1.4% की दर से विश्व की जनसंख्या क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। विश्व की जनसंख्या में परिवर्तन होता जा रहा है। विश्व में सर्वाधिक वार्षिक जनसंख्या वृद्धि वाले महाद्वीप की यदि हम बात करें तो वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। और उसकी जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी पाई जाती है? 2.6% पाई जाती है। विश्व में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले यदि महाद्वीप की बात करें तो वो कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। और इसकी जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत की बात करें तो 0.01% क्या पाई जाती है? जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है। इस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। और अफ्रीका महाद्वीप की क्या पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले यदि देश की बात की जाए तो वो लाइबेरिया है, जो कौन से महाद्वीप में पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। और जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी पाई जाती है? 8.2% पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करें विश्व में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले देश की तो वो कौन सा है? लैटविया है। और कौन से महाद्वीप में पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी पाई जाती है? -1.5% से भी क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। उसके बाद में देखो विश्व के विकासशील जो देश हैं उन देशों में जनसंख्या में यदि वृद्धि होती है तो उनको क्या, कौन सी हानियों का सामना करना पड़ता है या उसके कौन से दुष्परिणाम निकलते हैं? तो देखो, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक विदोहन। विदोहन का मतलब होता है उपयोग करना। विदोहन का क्या होता है? उपयोग करना। और प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति हमें उपहार स्वरूप क्या करती है? प्रदान करती है, जो प्रकृति में पाए जाते हैं। देखो, संसाधन वैसे मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं। इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। संसाधन का मतलब होता है वे वस्तुएं, वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। उनको क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। जैसे हम बात करें भूमि जल की, भूमि जल, खनिज, कृषि, उद्योग,
ये सारे क्या हैं? भूमि, जल, खनिज, कृषि, उद्योग, ये सारे संसाधन हैं। शिक्षा, जनसंख्या, व्यवसाय, ये सारे संसाधन हैं, क्योंकि ये वो वस्तुएं, ये वे पदार्थ हैं जो मानव की आवश्यकताओं की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। लेकिन इसको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन और दूसरे कौन से होते हैं? मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का निर्माण कौन करती है? प्रकृति करती है, जो मनुष्य को क्या करवाती है? उपलब्ध करवाती है। भूमि है, जल है, खनिज पदार्थ है, ये किसके अंतर्गत आएंगे? प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। भूमि है, जल है, खनिज है, चट्टाने हैं, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। मानवीय संसाधनों की यदि हम बात करें, वे संसाधन जिनका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? मानव के द्वारा किया जाता है। जैसे उद्योगों का विकास करना, कृषि कार्य करना, शिक्षा है, जनसंख्या है, व्यवसाय है, इनको किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? मानवीय संसाधनों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यदि किसी देश में जनसंख्या में वृद्धि होती है तो वहाँ पाए जाने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है, ये जो संसाधन है, इनका जो उपयोग है वो क्या होने लगता है? अधिक होने लगता है। और प्रकृति में जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। यदि किसी देश में जनसंख्या बढ़ती दर ऐसे ही होती गई तो विकासशील देशों के सामने इसकी समस्या पैदा हो जाती है कि बढ़ी हुई जनसंख्या को प्राकृतिक संसाधन कहाँ से क्या करवाया जाए? उपलब्ध करवाया जाए। भाई यदि हम भूमि की बात करें, भूमि संसाधन है ना, इसकी यदि हम बात करें, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, जनसंख्या में तो वृद्धि हुई है लेकिन भूमि के आकार में क्या नहीं होती? वृद्धि नहीं होती। अब देखो, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे भूमि का आकार क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भूमि छोटी होती जाएगी, इसका मतलब ये है कि जो कृषि भूमि है वो आवासीय भूमि के रूप में क्या होती जाएगी? परिवर्तित होती जाएगी। और धीरे धीरे कृषि का जो कार्य है वो कम भूमि पर होगा, और कम भूमि पर होगा तो व्यक्तियों को क्या उपलब्ध नहीं हो पाएगा? खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो देखो, उपलब्ध संसाधनों में तेजी से कमी होने के कारण प्रति व्यक्तियों को संसाधन क्या नहीं हो पाते? उपलब्ध नहीं हो पाते। देश में प्राकृतिक संसाधनों का अधिक विदोहन होता है और प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए बढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की क्या नहीं की जा सकती? पूर्ति नहीं की जा सकती। उसके बाद में हम भरण पोषण की समस्या क्या हो जाती है? पैदा हो जाती है। उसके बाद में निर्धनता और बेरोजगारी में क्या होती है? वृद्धि होती है। भाई जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती जाएगी, रोजगार क्या होते जाते हैं? सीमित होते जाते हैं, और गरीबी में वृद्धि होगी, बेरोजगारी में वृद्धि होगी। और यदि गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि होती है तो शिक्षित युवाओं के द्वारा आपराधिक वो कार्यों में क्या हो जाते हैं? लिप्त हो जाते हैं, जिसके कारण प्राकृतिक घटनाएं एवं आपराधिक गतिविधियों में क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे युवाओं के द्वारा शराब पीना, जुआ खेलना, है ना, और विभिन्न प्रकार के बलात्कार जैसी अत्याचार गतिविधियों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ये इसका परिणाम निकलता है। उसके बाद में खाद्यान्न आपूर्ति व आवास की क्या हो जाती है? समस्या हो जाती है। भाई जनसंख्या में यदि विकसित जो राष्ट्र हैं उनके पास में भूमि का आकार क्या पाया जाता है? निश्चित पाया जाता है। और कृषि जो कार्य है वो भूमि किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगी? आवासीय भूमि के रूप में क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। तो बढ़ी हुई जनसंख्या को उसके खाद्यान्न संबंधित आवश्यकताओं की क्या करनी होगी? पूर्ति करनी होगी। लेकिन भूमि का आकार तो क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। और जिससे निर्धनता की समस्या पैदा होगी, जिससे भूखमरी की समस्या पैदा होगी, लोगों का भरण पोषण नहीं होगा, और भूखमरी, बेरोजगारी, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद में आवास की समस्या की यदि हम बात करें तो लोगों के लिए रहने की क्या हो जाएगी? समस्या पैदा हो जाएगी। आज भी बम्बई महाराष्ट्र की राजधानी है और वैसे भारत का वरीयत नगर है, वहाँ की लगभग 60% जनसंख्या आज भी खुले आकाश या सड़क किनारे या पुल है या रेलवे जो लाइनें हैं वहाँ क्या करती है? खुले में क्या करती है? निवास करती है। क्योंकि वहाँ पर इतनी जनसंख्या बढ़ गई है कि भूमि की क्या पैदा हो गई है? समस्या पैदा हो गई है। इसलिए लोगों को सड़कों पर, पुलों पर
क्या करना पड़ता है, बाहर सोना पड़ता है। ये समस्या पैदा हो जाती है। उसके बाद में है देखो जनसंख्या संक्रमण या इसको जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन होम्स और नोटेस्टिन के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। ये आपकी किताब में भाई दे नहीं रखा है। अब देखो यानी इसका मतलब ये है कि इस सिद्धांत के अध्ययन करके, इस सिद्धांत का अध्ययन करके किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में पूर्व क्या लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। कुछ ऐसे बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में इस देश की जनसंख्या में क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है, भविष्य में इस देश की जनसंख्या में क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। और उस सिद्धांत को, उस नियम को ही क्या कहा जाता है, जनसंख्या संक्रमण का या जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत कहा जाता है। यानी सिद्धांत के अनुसार किसी क्षेत्र की, है ना, पूर्व अनुमान जनसंख्या का क्या लगाना, पता लगाना, है ना। किसी भी देश की जनसंख्या के बारे में क्या लगाया जाता है, पूर्व अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। और वो किसके आधार पर लगाया जाता है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास के आधार पर लगाया जाता है। क्योंकि ये जनसंख्या परिवर्तन के क्या होते हैं, घटक होते हैं। ये जिस क्षेत्र के लिए अनुकूल है तो मानो कि जनसंख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा, चाहे वहां कमी होगी चाहे क्या होगी, वृद्धि होगी, ये तो कहा जाता है। अब देखो कई ऐसे क्षेत्र हैं, विश्व के कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे देश हैं जो मान लो पहले उनका काम था, वहां अधिकांश जनसंख्या मान लो ग्रामीण क्षेत्र में क्या करती है, निवास करती है। इसका खेती का मतलब क्या है, कृषि कार्यों में क्या है, वो संलग्न है। और यदि ग्रामीण क्षेत्रों में है और कृषि कार्य में संलग्न है तो वहां साक्षरता का अनुपात क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। तो वो कैसी जनसंख्या है, अशिक्षित जनसंख्या है। अब मान लो ये जो देश है ये उन्नति की ओर, विकास की ओर अग्रसर करे, है ना, यहाँ उद्योग धंधों का अधिक क्या हो जाए, विकास हो जाए, तो उस देश की जनसंख्या नगरीय जनसंख्या में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। कृषि के आधार, कृषि के स्थान पर वो किसका कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, उद्योगों में कार्य करना क्या कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे। उसकी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित हो जाएगी, उद्योगों पर आधारित हो जाएगी। और उस देश का क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। यदि आर्थिक विकास होगा तो चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के कारण मृत्यु दर भी क्या हो जाएगी, निम्न हो जाएगी। और शिक्षित होने के कारण, जब जनसंख्या शिक्षित होती है और वो शिक्षित अवस्था में परिवर्तित होती है तो निश्चित रूप से जन्म दर में क्या आती है, गिरावट आती है। तो जनसंख्या वृद्धि में क्या आएगी, कमी आएगी। यदि ऐसा परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन एक क्रमिक अवस्था में होता है, एक साथ में नहीं होता, क्रम के अनुसार होता है, समय के अनुसार होता है। और इन क्रमिक अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जननांकीय चक्र का सिद्धांत कहा जाता है। भाई किसी क्षेत्र की मान लो जनसंख्या, जब जो क्षेत्र था मान लो वहाँ ग्रामीण की खेती और कृषि का कार्य करते थे, अशिक्षित थे, अवस्था से उन्नति की ओर अग्रसित हुआ, उस क्षेत्र का विकास हुआ, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई, उद्योगों में वृद्धि हुई, वो साक्षर बने, तो उस देश की जनसंख्या में उच्च जन्म और मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में क्या होता है, परिवर्तन होता है ना। क्या होगा भाई, परिवर्तन होगा। जैसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की तुलना करें तो भारत एक विकासशील देश है। यहाँ के अधिकांश लोग किसका कार्य करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं। और अधिकांश जनसंख्या भारत की लगभग, है ना, 68% जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करती है, निवास करती है। और किसका कार्य करती है, कृषि का कार्य करती है। जिन देशों की आर्थिक अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होती है उन देशों में शिक्षा का जो अनुपात है, साक्षरता का जो प्रतिशत है, वो क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। यदि हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो भारत की साक्षरता का अनुपात है 74.04%। लेकिन हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, विकसित राष्ट्र जापान की बात करें, यूरोप महाद्वीप के देशों की बात करें तो वहां साक्षरता का अनुपात क्या पाया जाता है, 100% पाया जाता है। ठीक है ना। अब शिक्षित जो व्यक्ति हैं वो जनसंख्या के महत्व को क्या करते हैं, समझते हैं, है ना। तो उन देशों में जो जन्म दर होगी वो क्या नहीं होगी, उच्च नहीं होगी। कृषि प्रधान
वाले देशों में अशिक्षित लोग होने के कारण वहाँ जन्म दर क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। इसलिए उन देशों की जनसंख्या वृद्धि दर क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। लेकिन वही देश मान लो इस कंडीशन में परिवर्तित होते हैं तो वहाँ उच्च जन्म दर और निम्न जन्म दर और निम्न क्या पाई जाती है, मृत्यु दर पाई जाती है, जिसके कारण भविष्य में उन देशों में जनसंख्या क्या नहीं होती, वृद्धि नहीं होती है। और हमारा सिद्धांत यही कहता है कि ये वो सिद्धांत है कि इस सिद्धांत के अनुसार, इस नियम के अनुसार, है ना, किसी भी देश की भविष्य की जनसंख्या के बारे में पूर्व क्या लगाया जाएगा, अनुमान लगाया जाएगा। उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, देखो उसके बाद में हम जननांग के संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाओं की बात करें तो कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाओं में इसको क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। पहली प्रथम अवस्था, दूसरी द्वितीय अवस्था और तीसरी कौन सी है, अंतिम अवस्था। यदि हम प्रथम अवस्था की यदि हम बात करें तो देखो इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या पाई जाती है, ऊंची पाई जाती है। विश्व के कई ऐसे देश हैं जो प्रथम अवस्था से गुजर रहे हैं, वहाँ कंडीशन क्या है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या पाई जाती है, ऊंची पाई जाती है। और दोनों ही ऊंच पाई जाने के कारण जनसंख्या में धीमी गति से क्या होती है, वृद्धि होती है ना। और विश्व के अल्प विकसित जो देश हैं वहां पर ये कंडीशन लागू है, वहाँ जन्म दर भी अधिक है तो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विस्तार न होने के कारण और खाद्यान्नों की निश्चित आपूर्ति न होने के कारण वहाँ पर मृत्यु दर क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। दोनों ही ऊंचे हैं, इसलिए जनसंख्या में धीमी गति से क्या होती है, वृद्धि होती है। वहाँ अधिकांश लोग किसका कार्य करते हैं, कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं। शिक्षा का स्तर क्या पाया जाता है, निम्न पाया जाता है। प्रौद्योगिकी क्या नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश जो देश हैं वो किस अवस्था से गुजर रहे हैं, प्रथम अवस्था से गुजर रहे हैं। जैसे कांगो है, सूडान है ना, आदि देश है वो कौन सी अवस्था से गुजर रहे हैं, प्रथम। अधिकांश उसके देश हैं अल्प विकसित देश है, वहाँ कृषि कार्य में संलग्न है। वो प्रौद्योगिकी स्तर आज भी वहाँ निम्न पाया जाता है। लोग अशिक्षित है, इसलिए वहाँ जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही क्या पाई जाती है, ऊंची पाई जाती है। उसके बाद में द्वितीय अवस्था है जिसमें जन्म दर क्या पाई जाती है, ऊंच पाई जाती है, परंतु मृत्यु दर क्या पाई जाती है, मध्यम में पाई जाती है। मृत्यु दर क्या पाई जाती है, मध्यम में पाई जाती है। और स्वास्थ्य संबंधी विस्तार के कारण मृत्यु दर पर क्या किया जाता है, काबू पाया जाता है। मृत्यु दर को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। मृत्यु दर को क्या करते हैं भाई, कम करते हैं। जन्म दर क्या है, ऊंचे है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के विस्तार के कारण और लोगों को निश्चित क्या करवाई जाती है, खाद्यान्न आपूर्ति करवाई जाती है। ऐसे देशों में जन्म दर धीरे धीरे क्या होने लगती है, मृत्यु दर पर क्या पाया जाता है, काबू पाया जाता है। और धीरे धीरे जन्म दर क्या होने लग जाती है, बढ़ने लगी जाती है। किसमें कमी आती है, मृत्यु दर में कमी आती है। जन्म दर क्या हो जाती है, ऊंची हो जाती है। और इन देशों में भविष्य में जनसंख्या वृद्धि होगा, जनसंख्या क्या होगी, वृद्धि होगी। बढ़ने की क्या व्यक्त की जा सकती है, संभावना व्यक्त की जा सकती है। यहाँ जनसंख्या में अप्रत्याशित रूप से क्या होगी, वृद्धि होगी। जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है ना, ये जो देश है, एशिया महाद्वीप के जो देश हैं लगभग, वो कौन सी अवस्था से गुजर रहे हैं, द्वितीय अवस्था से गुजर रहे हैं, जहाँ जन्म दर ऊंचा है परंतु स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के विस्तार के कारण मृत्यु दर को क्या किया गया, कम पाया गया। इसके कारण इन विकासशील देशों में जनसंख्या बढ़ने का क्या है, खतरा पैदा हो रहा है। जनसंख्या भविष्य में इनकी जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि। उसके बाद में देखो अंतिम अवस्था है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। जननांग के संक्रमण सिद्धांत के अनुसार विश्व के कई ऐसे देश हैं जो कौन सी अंतिम अवस्था से गुजर रहे हैं, जहाँ कंडीशन क्या है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। जिसके कारण वहाँ की जनसंख्या क्या बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है। और भविष्य में इनकी जनसंख्या कम होने का इनके सामने खतरा पैदा हो जाता है। जैसे एशिया महाद्वीप का जापान देश है और यूरोप महाद्वीप के अधिकांश जो देश हैं वो कौन सी अवस्था से गुजर रहे हैं, अंतिम अवस्था से गुजर रहे हैं।